का नाम सुनते ही हम खवातीन लगा देती हैं किचन की तरफ दौड़ने, मगर जो मेहमान हम आपके लिए ला रहे हैं ये आपकी दौड़े नहीं लगवाएंगे, बल्कि आपको बिठा देंगे टीवी स्क्रीन के सामने और आप सुनेंगे बहुत मजे मजे की बातें, जिसके अंदर कुछ प्रोफेशनल होंगी, कुछ उनसे मजे की टैलेंटेड बातें होंगी, जो कि आपके सामने लेके आ रहे हैं हम आपके लिए, आपके घरों में। आप देखेंगे उनको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत जल्द, बहुत सारे इनामात के साथ, बहुत सारे पर्सनल सवालों के साथ और बहुत सारे मालूमाती सवालों के साथ। आप देखेंगे हमारे मेहमान ओनली ऑन टीवी 4। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज मैं फिर आपके सामने टीवी 4 पे अपने प्रोग्राम को लेकर, हमारे मेहमान अबीर फातिमा आपके सामने मौजूद है। और जिस तरह से मैं हमेशा आपके सामने एक बेहतरीन गेस्ट लेके आती हूँ, आज भी मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त गेस्ट लेके आई हूँ। और आज तो आप लोगों के मैंने मुंह में पानी ना दिलवा दिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए जो गेस्ट को लेके आई हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत मजे मजे की चीजें बताने वाली हैं। जी हाँ, आज मेरी गेस्ट हैं एक शेफ जो कि हमारी कम्युनिटी से हैं, कौसर खान। देख रहे हैं मेरी गेस्ट आ चुकी हैं कौसर, और जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की शेफ़ हैं। आज हम इनसे बहुत ज़बरदस्त मज़े मज़े की बातें करने वाले हैं। तो चलते हैं हम कौसर की तरफ कि क्या हाल है और कैसी हैं आप, क्या चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अबीर आपका कि आपने मुझे बुलाया, यहाँ पे मौका दिया बात करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, और टीवी 4 का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो बाकी सब खैरियत है। जी, टीवी 4 ऐसे मौके देता रहता है। हम लोगों के, आपको जैसे कि पता है कि मेरा माशाल्लाह से ये हमारे मेहमान का सीज़न 2 आ चुका है और अच्छा, हम इसके अंदर थोड़ी चीज़ें नई जिद्दतें लेके आए हैं और बहुत ज़बरदस्त जा रहा है माशाल्लाह से ये भी माशाल्लाह। लोगों के लिए। ख़ैर, आप इस दफ़ा हमारी गेस्ट हैं और माशाल्लाह आप सर्टिफ़ाइड शेफ़ हैं, जी, बिल्कुल। जो कि हमारी कम्युनिटी में एक बहुत नायाब बात है। द जी, रीज़न इज़ कि मेरा बुलाने का इनको मकसद यही है कि एज़ साउथ एशियन कम्युनिटी में शेफ़ होना, वो भी फीमेल शेफ़ होना, इट्स अ रेयर थिंग। आई डोंट थिंक सो कि मैंने किसी शेफ़ को या अपनी फीमेल शेफ़ को किसी को ये देखा है। हाँ, हम खाना-वाना तो हम सब पका लेते हैं, बड़ा अच्छा लज़ीज़ पका लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। हमें दाल के तड़के और लौकी की भुजिया और सारी चीज़ें बनानी आती हैं, लेकिन एक सर्टिफ़ाइड शेफ़ जो कि पढ़ के एक प्रॉपर, वो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि आज हम इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और ये कहाँ कूद पड़ी शेफ में। जी। सबसे पहले तो मैं शुरू करती हूँ, जैसे कि सबको ही शौक होता है, सबकी अम्मियाँ उनको किचन में भेज बिल्कुल। देती हैं बचपन से, तो मेरे साथ भी एज़ इट इज़ हुआ। उसके बाद शादी हुई, पढ़ाई की ज़ाहिर-सी बात है, कराची में जॉब की, हम कराची हुँ। से हैं, तो कराची वग़ैरह में जॉब वग़ैरह करने के बाद जब शादी हुई, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ दुबई मूव हो गई थी। हम 10 साल वहाँ दुबई में रहे, तो बच्चे छोटे थे, ज़ाहिर-सी बात है, उस वक़्त तो मैंने वहाँ शुरू नहीं किया ऐसा कोई काम वग़ैरह।
लेकिन ये कि जब लास्ट 3 और 4 इयर्स थे तो वहाँ मैं किसी कंपनी से मुंसलिक हो गई थी जो कि इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी। तो वो लोग इवेंट लेकर आते थे और उसको मैं पूरा ऑर्गेनाइज करती थी, आउटसोर्स करके उनकी पूरी डेकोरेशन वगैरह करके, और कुकिंग का पार्ट मेरे पास था। और वो अरबियों के इवेंट्स होते थे बेसिकली, मैं उनको केटर नाइस। करती थी जो कि हमारे खाने बहुत पसंद करते थे, हम्म। हलीम निहारी वगैरह। तो उनको मैं केटर करती थी पूरा। तो वहाँ से मुझे फिर ये हुआ, शौक पैदा हुआ कि नहीं, मैं बड़े पैमाने पे भी इसको कर सकती हूँ। शुरू हमने स्मॉल पार्टीज़ वगैरह अरेंज की, उसके बाद फिर मैंने बड़े पैमाने पे करना शुरू किया, बर्थडे पार्टीज़ की, ऑफिस इवेंट्स वगैरह किए। तो 3-4 साल मैंने वहाँ पे ये काम किया और उसके बाद फिर हम कनाडा मूव हुए 2013 में। नाइस। तो जब हम यहाँ आए तो मैं तो वही ख्वाब लेकर आई थी जैसे सब लेकर आते कि यहाँ जाते के साथ ही हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे सही, और फेरी इस तरह टेल। से करेंगे, फेरी टेल जो होती है। तो वही लेके हम यहाँ आए थे, जाहिर सी बात है। तो जब मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में गई जॉब देखने के लिए कि मुझे उसी फील्ड में मुझे मिल जाए जॉब, जाहिर सी बात है उस वक्त हम अपना बिजनेस तो नहीं शुरू कर सकते थे, ना ही अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि नए नए मूव हुए थे, यहाँ इमिग्रेंट थे, काफ़ी सारे हर्डल्स थे, फिर हमें यहाँ के लॉस का नहीं पता था। तो मैंने कोशिश की कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके वही काम करूं, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे काफ़ी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि जी आइए आप डिश वॉशर बन जाइए या फ्रूट वेजिटेबल्स काट लीजिए, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे सख्ती से मना किया था कि ऐसी कोई सर्वाइवल जॉब हम शुरू नहीं करेंगे जिसमें हमें बाद में, मतलब हम एक दफ़ा अगर फंस गए उस चीज़ में तो फिर हम वहाँ से निकल नहीं सकेंगे। तो फिर हम काफ़ी कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह में गए, वहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पे ये कोर्स, शेफ़ का कोर्स होता है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था बिल्कुल, कि एग्जैक्टली, जी वहाँ पे ट्रू, शेफ़ का कोर्स, क्योंकि इस प्रोफेशन को एज अ प्रोफेशन नहीं लिया ट्रू। जाता है। वहाँ ये समझा जाता है कि जो अच्छा खाना बना रहा है बस वही शेफ़ है या दैट्स व्हाट आई एम कुक है। सेइंग कि हमारे कल्चर में या हमारी कम्युनिटी में, साउथ एशियन कम्युनिटी में, खास करके पाकिस्तान की मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी कि स्पेसिफिकली एक औरत का शेफ होना, वो भी इट्स अ टैबू थिंग। जी और अब बिल्कुल। तो फिर भी पाकिस्तान में काफी सारे शेफ्स आ चुके हैं, जी, लेकिन एक अब तो खैर जो भी थोड़ा सा खाना पकाना जानता है वो अपने साथ शेफ लगा लेता शेफ़ है। लगाता है। लेकिन प्लीज, शेफ शेफ होता है कि लाइक दे स्टडीज जी, थिंग्स एंड देन दे जंप इनटू इट, शेफ हो गया वो जी। तो जी आप। उसी तरह फिर हम्म। कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह से उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी कि हमने पता चला हमें कि जी यहाँ ये कोर्स होता है और बाकायदा इसको एज अ प्रोफेशन लिया जाता है। तो वो चीज़ भी हमारे लिए नहीं थी, हमें तो यही था कि जी जो पका सकता है वो सब कुछ कर सकता है। तो उसके बाद फिर हमने कॉलेज में मालूमात लेना शुरू की। तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बेस्ट कॉलेज जो कुलिनरी मैनेजमेंट में है वो जॉर्ज ब्राउन कॉलेज समझा जाता है, जी, जो कि बिल्कुल। टोरंटो में है। तो वहाँ हम गए, वहाँ मालूमात वगैरह ली, तो पता चला जो सबसे अच्छा कोर्स है उनका 2 इयर्स डिप्लोमा है, जिसमें वो आपको हर चीज़ का टेस्ट देते हैं, लाइक बेकरी, बुचरिंग। ये 2 साल का डिप्लोमा था वो। फीस भी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, जाहिर सी बात है हम लोग इतनी अफोर्ड तो नहीं कर सकते थे। तो फिर पता चला कि यहाँ गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है आपको एग्जैक्ट, पढ़ने के लिए। यस, ये एक प्रिविलेज है आपके लिए कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है कि आप पढ़िए और किसी भी उम्र में पढ़िए। दैट्स जैसे कि हमारा टॉपिक भी यही है कि यू कैन चेंज योर करियर इन एनी एज, देयर इज नो एज लिमिट। तो दैट्स व्हाई मैंने इनको यहाँ पे जो बुलाया है वो उसकी रीजन ही यही है कि वो आपसे ये डिस्कस कर सकें कि वो एक ऑलरेडी लाइफ जी के आ चुकी थी, लेकिन यहाँ आके उन्होंने जो अपने आप को चेंज किया और एक स्टडीज के तहत चेंज किया, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। यस प्लीज। जी। तो उसके बाद हालांकि मुझे शुरू में हुआ कि ये तो, जब मैं वहाँ गई कॉलेज के, जी ये तो सब यंग लड़के लड़के हैं, जाहिर सी बात है अजीब सा थोड़ा सा लगता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत इनकरेज किया डेफिनेटली, या कि नहीं जाओ पढ़ो, जाके देखो क्या है। तो खैर फिर वहाँ एडमिशन भी बहुत मुश्किलों से हमें मिला, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि लोकल स्टूडेंट से जाहिर सी बात है उनको फीस बहुत लिमिटेड मिलती है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट से वो डबल क्या ट्रिपल फीस चार्ज करते हैं। तो मुझे एडमिशन भी काफ़ी मुश्किलों से मिला। मेरा एक सेमेस्टर भी उन्होंने मतलब वो किया कि नहीं अभी इस सेमेस्टर में नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन फिर मैं और मेरे हस्बैंड गए, जाके वहाँ बात वगैरह की, तो उन्होंने फिर मुझे एडमिशन दिया। तो इस तरह से मैंने फिर वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखी और देखी
जो मैं घर में पकाते हुए या दुबई में रहते हुए मैंने नहीं सीखी जी, थी तो या अब नहीं ये की तो थी। आपकी एक छोटी सी जर्नी, छोटी सी तो बोलने में छोटी सी थी, बहुत लंबी जर्नी थी। जर्नी थी। अब हम उसी की तरफ आते हैं, टॉपिक की तरफ, कि जो है आपने ये डेफिनेटली आपने इस तरह से अपने शौक की वजह से इसको परसू किया और पढ़ा, इसके ऊपर स्टडी की। अब मैं वही बात आपसे पूछना चाहूंगी कि ताकि अब हमारे व्यूअर्स को ये पता लग सके कि आया इसके अंदर डिफरेंस क्या है, कि एक घर में खाना पकाने वाला और एक शेफ, सर्टिफाइड शेफ, इसके अंदर फ़र्क क्या है। क्योंकि ये बात हमें सिर्फ एक सर्टिफाइड शेफ ही बता सकता है कि क्या डिफरेंस है एक आम खाना पकाने में और एक सर्टिफिकेशन के अंदर। ज़ाहिर सी बात है, जब आप कॉलेज जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले तो आप टीम वर्क सीखते हैं कि किस तरह से एक एग्जैक्टली। टीम में रह के काम किया जा सकता है। फिर पेशेंस सीखते हैं जो कि घर पे बहुत कम होता है। फिर आप ऑर्गेनाइजेशन सीखते हैं। ट्रू। आप टाइम फ्रेम सीखते हैं कि इस टाइम फ्रेम में आपको ये चीज़ फिनिश करनी है। जैसे एग्जाम होता है या क्लास होती थी वहाँ पे कि जी 2 घंटे में आपको ये डिश बनानी है, तो वो 2 घंटे में आपको बना के उनको प्रिपेयर करके उनके सामने रखनी है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप वहाँ पे सीखते हैं। फिर True. टाइम मैनेजमेंट होता है, फिर पेशेंट होता है, फिर आप ग्रुप वर्क करना सीखते हैं कि एक ग्रुप में 4-5 औरतें अगर हैं या लड़कियां हैं तो वो किस तरह से काम करेंगी, और सही। लीडर को किस तरह से लीड करना है, उसको शेफ को किस तरह से उसको लीड करना है, Exactly. जो जाहिर सी बात है घर पे रहते हुए आप नहीं सीख सकते हैं। सही। फिर बहुत सारी टेक्निक्स आप वहाँ सीखते हैं। फिर आप प्रेशर लेना सीखते हैं कि अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया तो उसको आप किस तरह से सही कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आम जाहिर सी बात है, अगर मैं भी घर में पका रही हूँ तो मैं ये सब चीज़ें नहीं सीखती हूँ। डेफिनेटली। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी कि आपको, और फिर टाइम फ्रेम में, इस टाइम में आपको ये चीज़ फिनिश करनी है हर सूरत में, चाहे कुछ भी हो, वरना अच्छा, आपके तो मार्क्स आपका कटेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो घर की कुकिंग है उसमें हमें ज़ाहिर है ऑफ कोर्स टाइम लिमिट नहीं होती या टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, लेकिन जो एक प्रोफेशनल कुकिंग है डेफिनेटली वो तो एक आप उसके हिसाब से बता रही है ना कि होटल में कैसे हो रहा है या एक जहाँ पे प्रॉपर एक शेफ काम कर रहा है। लेकिन मैं एक औरत के हवाले से सवाल करना चाहूँगी कि आप क्या डिफरेंस आता है कि जब आप एक नॉर्मल जब खाना पकाती थी और अब आप एक आफ्टर लाइक एक सर्टिफिकेशन यही के मैं बाद बताऊं पकाती कि है। मैंने बहुत सारी टेक्निक सीखी वहाँ पे कि किस तरह से हैंडल किया जाता है, किचन को किस तरह से रन किया जाता है। मैंने केटरिंग का एक्सपीरियंस लिया, जाहिर सी बात है। अब मैं जब बिजनेस में हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें जो हैं पे बैक हो रही हैं, जो जो मैंने अपने अपने कॉलेज में सीखी। ये जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं ना तो फिर आपको डिफरेंस पता चलता जाता है। क्या जैसे हमें आप वो थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगी, क्योंकि मेरे डेफिनेटली मैं भी नहीं समझ पाऊंगी और मेरे सुनने वाले देखने वाले भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि वही किस तरह का डिफरेंस आता है, कि लाइक नमक डालने का तरीका पता लगता है या मिर्चा डालने का तरीका। नहीं, मेजरमेंट अलग हो यानी जाते हैं। फिर हाँ। आपको रेसिपीज बहुत सारी मिलती हैं हाँ, हाँ। जिसको आप ट्विस्ट करके बना सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बेकिन में नहीं खाई जाती हैं, एज अ मुस्लिम ऑफ हम नहीं कोर्स, खा या सकते हैं, तो आप उसको ट्विस्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से। जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी भी रेस्टोरेंट में जो बनती हैं वो अगर मैं घर में बनाती हूँ तो मैं फिर उसको चेंज कर देती हूँ, उस रेसिपी को टोटली। तो टेस्ट तो वही हो जाता है लेकिन वो बगैर बेकिंग के बनती है, जाहिर सी बात है उसका और अच्छा इनहेंस टेस्ट हो जाता है। फिर उसके अलावा हम टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, फिर हम टीम वर्क सीखते हैं। अच्छा, और व्हाट डू यू थिंक कि अगर जैसे मैंने अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब तब्दीली देखी सीखने के बाद। कोर्स सीखने से पहले जाहिर सी बात है मैं भी घर में आलू गोश्त बना रही थी और सारी चीज़ें, लेकिन जब मैंने वहाँ जाके देखा तो हर चीज़ डिफरेंट थी। फिर इक्विपमेंट होते हैं, आपको टेम्परेचर्स का पता चलता है, इक्विपमेंट्स का कि कौन सा इक्विपमेंट। अभी तो हम सब चीज़ें देगची में बना रहे हैं या ग्रिल कर ली या, लेकिन बहुत सारी टेक्निक ऐसी हैं वहाँ पे या मशीनरी ऐसी है जो हम घर में यूज़ नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है टोटली डिफरेंट होती है। वो चीज़ें मैंने सीखी, तो जाहिर सी बात है फ़र्क तो मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपको वो चीज़ सीखने से। जी, तो हम बात कर रहे थे कि होम कुकिंग और एक प्रोफेशनल कुकिंग, तो ज़रा सा डिफरेंस मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके अंदर टेक्निक्स का, जैसे आप कह रही हैं टेक्निक्स का फ़र्क होता है, तो क्या फ़र्क आ जाता है? जैसे होम कुकिंग में या जो मैंने सीखा, कटिंग टेक्निक्स होती हैं हर चीज़ की। जैसे हमारे यहाँ अगर हमें आलू भी काटने हैं तो हम आलू गोश्त के लिए काट लिए या फ्राइज़ के लिए काट ठीक। लिए, लेकिन जब वो सिखाते हैं तो वो टोटली डिफरेंट, बहुत अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। हर सब्जी काटने की अलग टेक्निक्स होती हैं, इवन पार्सले तक काटने की अलग टेक्निक्स ओह, दैट्स होती हैं नाइस। कि आप पार्सले काट के प्लेट में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हाँ, हाँ। आप उसको टिश्यू पेपर में रैप करके रखते हैं।
बिल्कुल, मतलब जैसे हमारे यहाँ धनिया काटा जाता है और फिर उसको धो के आप रख देते हैं, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर वाटरी हो जाता है और ख़राब होना शुरू होता है। तो ये सारी टेक्निक मैंने सीखी दिस इज गुड टू नो कि एवोकाडो को कैसे काटा जाता है। मुझे तो नहीं पता था एवोकाडो को कैसे काटा जाता है, ज़ाहिर सी बात है। और पालक का कट कैसे, या मीट का जो कट है वो किस तरह से लिया जाता है, मीट आपको कैसे काटना पड़ता है, ये सारी वो बेसिक टेक्निक्स हैं जो जब मैं घर में बनाती थी तो मुझे नहीं आती थी। फिर उसके बाद जब मैं बनाती हूँ तो मुझे पता होता है कि स्केड्यूल बनाना पड़ता है कि आपको पहले कौन सी चीज़, इवन अब भी मैं जो घर पे बनाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मुझे पहले कौन सी चीज़ बनानी है कि इसको बना के मैं रखूँ और उस टाइम ड्यूरेशन में मैं दूसरा अपना काम कर लूँ। पहले तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी ना, मैं कंटिन्यूशन और टाइम मेरा बहुत ज़ाया होता था। लेकिन अब ये मैं करती हूँ कि मैरिनेट करके रख दिया और उसके बाद दूसरा काम कर लिया, जब तक वो मैरिनेट हो गया तो मैंने ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो मैंने सीखी। डेजर्ट किस टाइम पे आपको बना के रखना चाहिए, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप बना के रख सकते हैं कुछ डेजर्ट। हाँ, जैसे आप कह रही थी कि डिज़र्ट के लिए जो है टेम्परेचर, तो सेम इसी तरीके से मीट के लिए भी जो है मीट टेम्परेचर होता हर है। चीज़ का तो अगर टेम्परेचर। मैं एक आम सा सवाल करूं, जैसे मैं एक हाउसवाइफ के तौर पे, कि क्या आलू गोश्त पकाते हुए भी हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है? बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आलू आपको किस उसमें काटने चाहिए, ज़ाहिर सी बात है आप इतना बड़ा आलू नहीं डाल सकते, आपको उसको किस शेप में काटना चाहिए। कटिंग सिखाते हैं वो बेसिकली आपको, किस शेप में आपको कटिंग, और उसका बोटी का साइज़ क्या होना चाहिए, इवन वो भी मैटर करता है क्योंकि हर साइज़ को इवनली कुक होना चाहिए एक ही जगह पे। एग्जैक्टली, और उसका टेम्परेचर चेक, हमारे यहाँ तो वो तोड़ के हाथ से चेक करते हैं ना कि बोटी पकी या नहीं, जी। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि थर्मोमीटर होता है। सही। थर्मामीटर से आपको इंटरनल टेम्परेचर चेक करना होता है उस बोटी ओके। का कि वो उस टेम्परेचर तक पहुंची है या नहीं तो पहुंची हाथ है। से नहीं तोड़ना है। हाथ से नहीं तोड़ना है क्योंकि आप बाबा, उसका आप चेक हाथ से खराब नहीं कर दे, तोड़िए। हाथ से मत तोड़िएगा। थर्मामीटर खरीद के थर्मामीटर से आप उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी तरह इसी वजह से जो है बाज़ औक़ात हमारे आधे आलू गल जाते हैं, आधे गले, तो हम उसको कसूरवार ठहरा देते हैं नहीं कि वो आधा आलू जो है पुराना है, आधा आलू जो नया है। तो क्या नहीं, ये बात सही है? बिल्कुल सही है। उसका भी अच्छा। एक टेम्परेचर होता है, एक शेप होता है हर चीज़ का। हाँ, हाँ। अगर आप सारी वेजिटेबल्स एक ही शेप में काटेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो कुक इवनली होंगी। सही। जिस तरह बेकिंग में होता है, सारे कप्स केक जो हैं वो इवनली कुक होना चाहिए। लेकिन अगर आप 5 पहले डाल दें और 5 बाद में डाल दें उसी ट्रे में तो वो इवनली कुक नहीं होंगे, ट्रू, ज़ाहिर सी यस। बात है। तो उसका भी टेम्परेचर चेक होना चाहिए, हर चीज़ का टेम्परेचर चेक होता है जो कि मुझे नहीं पता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम तो बोटी तोड़ के चेक करते हैं कि जी पक गई या नहीं पकी। तो यहाँ पे ये होता है कि हर चीज़ थर्मामीटर से चेक की जाती है जो कि मुझे भी नहीं पता था, ज़ाहिर सी बात है। अब जो है ना, आपने बोटी अपने हस्बैंड को देके चेक नहीं करानी है कि जरा चेक करके बताइएगा ये खा के जरा ये कि वो ये कैसी कि- है? अब आपने टेम्परेचर नोट करना है उसका। हाँ। तो व्हाट डू यू थिंक कि जैसे कि हम कल्चरल डिफरेंस होता है कि बाज़ लोग बोलते हैं कि कुक जो है वो ये ओवर कुक हो गया, मीट की बात कर रही हूँ मैं, कि मीट ओवर कुक हो गया, ये अंडर कुक है, ये तो क्या डिफरेंस ज्यादा होता है? हम तो जब हमें गल जाए तो हम तो हाँ, उसको वो उसका कर एक देते हैं। सर्टेन टेम्परेचर जी। होता है। जैसे स्टेक को आप ले लीजिए, स्टेक के 3 वो होते हैं, रेयर, मीडियम रेयर और फुली कुक्ड। तो वो आप टेम्परेचर थर्मामीटर से ही चेक कर सकती हैं। ज़ाहिर सी बात है आप गोश्त दबा के चेक नहीं कर सकती हैं कि वो एग्जैक्टली। कुक हुआ या नहीं। तो वो थर्मामीटर आपको बताता है कि वो टेम्परेचर उसका ये है, हाँ, तो ये जो है वो इतने डिग्री पे है, तो ये अब कुक हो चुका है, अब आप इसको निकाल लीजिए ग्रिल पे से। सही। इसी तरह चिकन का, इसी तरह बीफ का, हर चीज़ का इवन फिश का टेम्परेचर जो है वो भी चेक किया जाता है कि फिश इस टेम्परेचर तक कुक हो गई है या नहीं। हमारे यहाँ तो सही, एज यूजुअल गलने के लगती है। जी कलर चेंज हो गया तो फिश बन गई, हाँ, नहीं। हाँ। और ओवर कुक वो जब ही होती है जब हम उसको टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा पका लेते हैं। सही। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ का जो चिकन होता है वो ड्राई होता है अंदर से, जूसी नहीं होता क्योंकि हम उसको ओवर कुक करते हैं पकाने के चक्कर में। जबकि वो 169 पे बिल्कुल डन हो चुका होता है, उसको आप निकाल सकते हैं 169 पे गुड टू डिग्री नो पे। दैट जी। फिश टेम्परेचर इज 169। फिश इज 158। 158। हाँ। गाइज, मैं आप लोगों को कभी ना कभी इंशाल्लाह हम इनसे नेक्स्ट सिटिंग में सारे टेम्परेचर लेंगे। लेकिन अभी हम इनकी थोड़ा सा और वो एलेबोरेट करते हैं बाकी चीज़ों को, डिस्कशन को। मैं आपसे ये तो आपने थोड़ा सा मुझे टेक्निक्स का ओवरव्यू दे दिया। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको ज़रूर इंशाल्लाह। बुलाऊंगी कि जिसमें हम और इससे ज़्यादा बात कर सकें। बिल्कुल। लेकिन अभी हम बैक टू द कॉलेज, अगर दोबारा हम कॉलेज की तरफ चलते हैं, कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आपने जो है वो क्या किया, किस तरह से हलाल हराम और ये सब कुछ को देखा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंटरप्ट करूँगी, हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक।
आप लोग कहीं मत जाइएगा, अपने रिमोट कंट्रोल को हाथ भी मत लगाइएगा, यहीं रहिएगा टीवी 4 के सामने। हम अभी आते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद अस। टीवी 4 और मेरे प्रोग्राम हमारे मेहमान में आपके सामने मैं लेके आई हूँ एक शेफ जो कि हमारे लिए बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं और बहुत मज़े मज़े की बातें भी बता रही हैं। तो हम आप वापस चलते हैं उनकी तरफ और उनसे बात करते हैं कि जो हमने सवाल उनके लिए छोड़ा था, जो कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है आप सबके दिमागों में भी होगा। तो लेट्स गेट बैक टू हर। जी कौसर, तो आप बता से मेरे सवाल था कि हलाल हराम का डेफिनेटली बीइंग अ मुस्लिम ये हर एक के दिमाग में आएगा कि आपने, ज़ाहिर है हम यहाँ रहते हुए पोर्क भी आता है, वाइन भी आती है और मुख्तलिफ चीज़ें जो ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते एज मुस्लिम, कंज्यूम नहीं करते, तो आपने किस तरह से, ये तो एक चैलेंज रहा होगा आपके लिए डेफिनेटली। बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जब हमने एडमिशन ले लिया तो इत्तेफाक देखिए कि पहली क्लास ही मेरी वाइन टेस्टिंग की क्लास थी। That's amazing. जब मैंने एडमिशन ले लिया और कुछ हमारे यहाँ जानने वाले फैमिलीज़ हैं जिनको मैंने बताया, तो सब ने कहा कि ये तुम क्या करने जा रही हो, ये तो वहाँ तुम्हें पोर्क भी पकाना पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा और वाइन भी पीनी पड़ेगी। तो मैं और मेरे हस्बैंड ज़ाहिर सी बात है बहुत परेशान हुए इस बात पे। ज़ाहिर सी बात है मैं भी बीइंग अ मुस्लिम वो चीज़ तो नहीं करूँगी ना जो मुझे मना है। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने खुद रिसर्च की, तो मुझे पता चला मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक कि आप पोर्क खा नहीं सकते, हराम है, जाहिर सी बात है, लेकिन उसको टच करना नहीं है हराम। आप उसको टच कर सकते हैं। सेम एज वाइस वर्सा वाइन के लिए भी है कि आप उसको पकाइए लेकिन आप उसको पी नहीं सकते, जाहिर सी बात है। तो जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो जैसे मैंने बताया पहली क्लास ही वाइन की थी, उन्होंने हमें बताया सब कुछ। अब मैंने घर आके बातचीत की कि भाई ये इस तरह से, क्योंकि कोर्स का हिस्सा है, आपको वाइन टेस्टिंग करनी है, उसके मार्क्स हैं आपके और रिटन टेस्ट अलग है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इनकरेज किया कि नहीं जाओ बात करो प्रोफेसर से अपने, वरना इस तरह तो फिर काम ही नहीं कर सकोगी ना। फिर उसके बाद फिर मैं जब दूसरी क्लास हुई हमारी तो फिर मैं स्पेशली उनसे मिलने गई। गोरे थे वो, जाहिर सी बात है, यहाँ टीचर्स ज़्यादातर सब गोरे थे उस कॉलेज में। तो मैं उनसे मिली, मैंने बताया कि जी हमारे यहाँ ये मतलब हलाल नहीं है, ये हराम है, उसको सारा डिटेल में बताया कि मैं इसको पी नहीं सकती और जब मैं इसको टेस्ट ही नहीं कर सकती तो मैं आपको क्या बताऊंगी कि ये वाइन कितनी पुरानी है और कितनी नहीं है या इसका क्या टेस्ट है। तो खैर वो भी जाहिर सी बात है काफ़ी हंसे। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं मैं तुम्हें इस चीज़ से एग्जाम करता हूँ, रिटन टेस्ट हाँ तुम्हें पढ़ के देना पड़ेगा कि क्या चीज़ कब बनती है, किस टेम्परेचर पे वो वाइन बनाते हैं, क्या करते हैं, हर चीज़ तुम्हें देनी पड़ेगी, उसमें तुम्हें पास होना है, लेकिन टेस्टिंग के लिए मैं तुम्हें एग्जाम करता हूँ। और उन्होंने मुझे वाइन टेस्टिंग से एग्जाम कर दिया। सेम इसी तरह जब पोर्क का जब कुकिंग वाली क्लास आई तो उस तरह मैंने, क्योंकि हर चीज डिफरेंट, क्योंकि ये लोग बेकिंग में भी वाइन यूज करते हैं, कुकिंग में भी करते हैं, मतलब इनके खाने की बेसिक चीज है वाइन। और पोर्क के बगैर ये लोग खाना नहीं खाते जो गोरे हैं। तो इसी तरह मैंने उनसे भी जाके बात की तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए टेस्ट करूंगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसमें। तो हर दफ़ा जब भी मेरी कुकिंग क्लास होती थी तो मेरे शेफ़ मेरे लिए टेस्ट करते थे उस खाने को और फिर वो बताते थे और स्पेशली मेरा बहुत ख्याल रखते थे। ये मैं इस बात पे बहुत जोर दूंगी जो हमारे दिमागों में कि नहीं जी ये गोरे इस तरह करते हैं इस तरह,
वो मेरे सारे प्रोफेसर्स, मेरे सारे टीचर्स जो है वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे स्पेशली, और उनको पता था, जाहिर सी बात है, सबको मैं बता चुकी थी, इवन बेकिंग शेफ तक को, कि जी आप वाइन यूज़ करते हैं तो कुछ चीज़ें मैं टेस्ट नहीं कर सकती जिसमें वाइन यूज़ होती है बेकिंग में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए टेस्ट करूंगा। well, that's तो good to know that उन्होंने कि उन्होंने आप मतलब मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा कॉलेज में, इवन फिर जहाँ जहाँ मैंने जॉब की, उन जाहिर सी बात है, जब आप रेस्टोरेंट में भी बना रहे होते हैं खाना तो आपको टेस्ट करना पड़ता है देने से एग्जैक्टली पहले। तो वहाँ पे भी मेरे शेफ बहुत ख्याल रखते थे, इवन अगर वो कोई नई चीज़ खुद बनाते थे तो इस बात का ख्याल रखते थे और मुझे बताते थे कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं, तो तुम देखो, तुम टेस्ट कर सकती हो या नहीं कर सकती हो। तो अगर नाइस। इस हद तक वो आपका ख्याल रखते हैं तो फिर मतलब इससे आगे मतलब मैं कुछ भी नो, नहीं कह सकती, इट्स जाहिर सी गुड बात टू है। नो दैट, इट्स वेरी अमेजिंग कि भाई जो जो मेरी बहनें खास करके फिर मैं वही बात कहूंगी, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मेरी अपनी कम्युनिटी की खवातीन जो है वो कोई एक बियॉन्ड द लिमिट जाके एक अच्छे से कोई अच्छा सा काम कर रही होती हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे लगता है कि हमें उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। तो प्लीज़ अगर आप लोग इस चीज़ के ऊपर सोच के, सिर्फ ये सोच के बैठे हुए हैं कि हलाल है हराम है, हम टेस्ट कैसे करेंगे वाइन को या पोर्क को, तो शी इज़ द एग्जाम्पल फॉर यू। इन्होंने आपको बताया, बहुत बहुत वाज़ेह डिटेल में बताया कि आपको ज़रूरत नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए, आपको वहाँ पे कोई ना कोई मौजूद होगा जो आपके लिए ये काम कर सकता है। सो विच इज़ गुड, सो प्लीज़ गो एंड टेक दिस। अच्छा कौसर, मैं एक और मेरे दिमाग में सवाल आपकी इन्हीं बातों से निकला कि जैसे कि आपने कहा कि उन वो आपके लिए टेस्ट करते थे और आप आपके लिए वो करते थे, लेकिन जैसे हम खाना पका रहे होते हैं तो बाज़ अगर मेरी अपनी, जैसे मैं थोड़ा सा ट्राई करती रहती हूँ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं जब मेरी अपनी एक आदत है कि जब मैं खाना बना रही होती हूँ या कोई नई डिश बना रही होती हूँ इन्वेंट, क्योंकि मेरे भी दिमाग में खुद ब खुद कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस आता है अच्छी बात। और मैं खाना पकाती हूँ और मुझे मीठा बनाने का बहुत शौक, तो मैं उस चीज़ के टेस्ट को अपने माइंड में लेती हूँ कि लाइक अच्छा मैं अगर इसमें ये डालूंगी तो इसके साथ ये टेस्ट बनेगा, तो कैसा टेस्ट बनेगा। तो ये सवाल मेरा आपसे है कि अब आपको पोर्क का टेस्ट भी नहीं पता, आपको वाइन का टेस्ट भी नहीं पता, तो तब आपके लिए क्या चैलेंज होता था कि जब आप वो चीज़ बना रही हैं, अब आप बना रही हैं तो अब आप उसको टेस्ट को फील कैसे करेंगे अपने माइंड में, या क्या आप अपने टेस्ट बस बड्स को क्या कहेंगी कि क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन होता ये है कि वाइन जैसे अगर आप किसी चीज़ में डाल रहे हैं, तो अगर आप एंड में डाल रहे हैं तो उस वाइन को डालने से पहले मैं उस चीज़ को टेस्ट कर लेती थी कि ओके। इसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, फिर वो एक रेसिपी भी देते थे, जाहिर सी बात है, हमें कि आपको इतना इतना यूज़ करना है, तो वो एज पर रेसिपी हम यूज़ करते थे। लेकिन अगर पोर्क की कोई डिश है तो उसको ऑब्वियसली मैं टेस्ट नहीं कर सकती थी और मुझे आज तक नहीं पता चला कि उसका टेस्ट कैसा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने फिर घर पे ट्राई की, जाहिर सी बात है, उसी को सब्स्टिट्यूट किया पोर्क को किसी और चीज़ से, तो वो मैंने अपना, जैसे मैंने बताया कि मैंने अपना टेस्ट बनाया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इवन मैं अपने शेफ्स को भी, बाज़ दफ़ा मैं रेस्टोरेंट में भी वो चीज़ बनाती थी तो मैं वो अपने शेफ को खिलाती थी, तो वो कहते थे कि बहुत मज़े की बनी है, इवन बीफ से, मतलब पोर्क से ज़्यादा बीफ में मज़े की बनी है ये चीज़। अच्छा। तो वो भी टेस्ट करते थे मेरे लिए, मैं ले जाती थी घर से बना के कोई भी ऐसी चीज़, तो वो मुझे कभी ऐसी कोई मुश्किल हुई नहीं कि मतलब मुझे इसका टेस्ट नहीं पता चल रहा, पता नहीं ये कैसा बनेगा क्या, क्योंकि कॉलेज में शेफ्स वगैरह होते थे और रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी शेफ होते हैं वो आपका टेस्ट करने। मुझे खुद, हाँ, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट नहीं पता चलता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को फिर मैंने सब्स्टिट्यूट करके बनाना शुरू किया, मैंने छोड़ा किसी को भी नहीं ना। दैट्स तो नाइस। टेस्ट करने के लिए कि इसका टेस्ट कैसा होता है, ये खा रहे हैं तो इसका टेस्ट कैसा है, और अगर इसी चीज़ को हम बीफ में बनाएं तो कैसे बनेगा। जैसे पोर्क की टेंडर लायंस होती हैं, इसी तरह बीफ की टेंडर लायंस होती है। जाहिर सी बात है मीट का फ़र्क टेस्ट का होता है, लेकिन इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, आप उसमें अपने मसाले यूज़ करके उसको एक नया टेस्ट दे सकते हैं। दैट्स तो गुड टू नो दैट। उनको भी पसंद आता था कि नहीं बहुत अच्छा बना है नो ये। दैट इज गुड, दैट इज गुड। ये तो बढ़िया अच्छा है। एक एक सवाल और मेरे दिमाग में गूंज रहा है, मेरे आपकी बातों से बहुत सारे सवाल यूं ही उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, जो कि यकीन है मुझे कि मेरे नाज़रीन के लिए भी आ रहे होंगे। इंशाल्लाह। तो एक सवाल और मेरे दिमाग में ये कि क्या शेफ, ये जो एक पढ़ाई है 2 साल का डिप्लोमा है, इसके साथ क्या कोई स्पेशलाइजेशन होती है या कुछ, यानी हम इसको सिर्फ 2 साल तक महदूद रहता है या इससे आगे भी बढ़ती है तालीम? नहीं, इसको आप आगे ले जा सकते हैं। बेसिकली ये बेसिक कोर्स, बेसिक तो मैं नहीं कहूँगी, बेसिक टू एडवांस है, वो जो 2 साल में आपको पढ़ाते हैं
उनका सेटअप इस तरह से है कि शुरू के 8 सेमेस्टर यानी 4 सेमेस्टर जो हैं वो आपको कॉलेज में पढ़ाते हैं बहुत अच्छी तरह से। ओके। सब प्रैक्टिस करवाते हैं, सब कुछ पकाते हैं, शादी तक के खाने के, उनकी शादियों में कैसे खाने यूज होते अच्छा, हैं अच्छा। वो सब आपको पकाना सिखाते हैं। जो 3rd सेमेस्टर होता है उनका अपना एक कॉलेज में एक कैफेटेरिया है और एक रेस्टोरेंट है। अच्छा। वो आपको प्रैक्टिकल करने के लिए वहाँ भेजते हैं, ओके। वो आप सीखते हैं। फिर उसके बाद वो चौथा आखिरी जो लास्ट सेमेस्टर होता है वो आपको इंडस्ट्री में भेज देते हैं ओह। कि आप चूज कीजिए किस रेस्टोरेंट में आप जाना चाहते हैं, वो आपको लिस्ट देते हैं, वहाँ आप जाइए और फिर वहाँ आप मजीद सीखिए कि किस तरह से एक रेस्टोरेंट को रन किया जाता है, रेस्टोरेंट के किचन को रन किया जाता है। ओके। वो सारी चीज़ें आपको इस 4 महीने में सीखनी होती है। उसके बाद एग्ज़ाम होता है, सब चीज़ों को मिला के एक एग्ज़ाम लिया जाता है, फाइनल जो होता है जिसको कहते हैं, ओके। जिसके बाद डिग्री मिलती है या डिप्लोमा मिलता है। उसको करने के बाद फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को स्पेशलाइज करना चाहते हैं। जैसे मेरा इंटरेस्ट था कुकिंग की तरफ, तो मैं कुकिंग की साइड पे आ गई। फिर सही। मैंने आके डिफरेंट और जैसे एशियन खाने हैं, चाइनीज़ खाने हैं, मैंने वो सीखे, छोटे छोटे कोर्सेज किए सब। उसके बाद फिर एक होता है पेस्ट्री या बेकिंग। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है कि वो सिर्फ बेकिंग और पेस्ट्री की तरफ जाए, तो उसके लिए फिर उनके पास डिप्लोमाज हैं। तो वो भी कुछ उसको फिर certain एडवांस डिप्लोमाज ages हैं, के हैं, यानी इयर्स के हैं, 1 ईयर 2 इयर्स। 2 years 6 months, ओके। क्योंकि हर आदमी का एप्टीट्यूड अलग होता है। अब जैसे exactly। मुझे बेकिंग से बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा खाने की तरफ इंटरेस्ट था, तो मैं खाने वाली साइड पे आ गई। कुछ लोगों को बेकिंग का क्रेज होता है, पेस्ट्री का, केक्स बनाना, ये जैसे आपने कहा जी। आपको डेजर्ट बनाने जी। का है, तो इसी तरह फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लाइन पे स्पेशलाइज करना चाहते हैं। सही। इसी तरह बुचरिंग होता है, गोश्त मीट को काटना भी एक फन है, हर आदमी अच्छा, नहीं काट तो सकता मीट यानी को। डू यू थिंक कि ये बुचर्स जो हैं ये हमारे ये बड़े टैलेंटेड लोग हैं, जी इसका मतलब बिल्कुल है? बिल्कुल, नहीं आपको टेक्निक्स पता चलती हैं कि आप स्टेक कैसे काट सकते हैं, आप कौन सा कट आपको कहाँ से लेना है। जैसे निहारी के लिए शंख बीफ यूज होता है Exactly। या व्हील यूज, शंख यहाँ का यूज होता है जी। पैर की जगह का, इसी जी। तरह। तो ये हर आदमी को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। ना, जब हम तो नहारी उसके कसाई के पास जाके बोल देते हैं निहारी का कि गोश्त निहारी चाहिए, का गोश्त दे दो, बहुत सारे पसंद लोगों दे को दो। नहीं पता कि शंख क्या होता कहते हैं है, वो पुट का गोश्त, राइट? पुट का गोश्त, पुट का गोश्त जो हमारे यहाँ बोला जाता है। बिरयानी के लिए कौन सा गोश्त ज्यादा अच्छा होता है, कैसे यूज होता है और कैसे काटा जाता है। हमारे यहाँ असल में हर चीज को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि बस True। इसको गोश्त काटना आता है, बस ये जी नहीं, ये भी एक आर्ट है, एक फन है कि अच्छा, आप तो किस साइज में काटना है आपको। यू आर ट्राइंग टू से कि जो बुचिंग है, बुचर जो होता है वो भी इस पूरे कोर्स के बाद एक स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइज अगर वो करना चाहे तो वो उसको कर सकता है। ओके। बेकिंग वाला कर सकता है, जैसे मैंने कुकिंग का किया, उसके बाद मैंने डिफरेंट कोर्सेज और लिए, कुछ छोटे 3-6 महीने का, 3 महीने का, अलग अलग। इटालियन अगर मुझे सीखना है, अच्छा चौथे सेमेस्टर में उनके यहाँ एक अच्छी चीज़ ये भी है कि 3 या 4 कंट्रीज का ऑप्शन होता है कि आप वहाँ जाके उनके खाने सीख सकते हैं। जैसे इटली है, पनामा है और 2-3 और कंट्रीज हैं जो मैं अभी मुझे जहन में नहीं आ रही हैं, तो वो आपको वहाँ भेजते हैं। कॉलेज Okay। अपने खर्चे पे आपको वहाँ भेजता है Countries भेजते जी, हैं। 4 Oh, महीने wow। के लिए आप वहाँ That's जाएं nice। और वहाँ जाके उनके खाने सीखें। That's मैं नहीं जा पाई, जाहिर सी बात है, फैमिलीज होती हैं, मैं अकेले नहीं रह सकती, दूर ना जा सकती थी मैं, तो मैंने फिर यहीं प्रेफर किया, यहीं पे रह के सीखा। लेकिन लेकिन गुड, आप इट्स गुड फॉर यू गाइस, फॉर मी एज वेल, कि मैं तो अब सोच रही हूँ कि शायद मैं भी जाके यही कर लूँ। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े अरसे अगले प्रोग्राम में जो है मैं आपकी कंपटीटर आ जाऊँ। लेकिन मोस्ट वेलकम। गुड फॉर यू गाइस, क्योंकि खाना पकाने का मुझे शौक जरूर है, मुझे चीजें ट्राई करने का बहुत शौक है। कि देखिए इस प्रोग्राम में से मैं आपके लिए सब कुछ निकलवा लूंगी इनसे, कि जो कुछ आप लोगों के सवालात आपके दिमाग में हैं, जरूर मैं आपके सामने वो सब रखवा दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल और फिर मेरे दिमाग में है कि अगर क्या इसके अंदर स्पेशलाइजेशन होती है कि इटालियन फूड या चाइनीज फूड या ये कोई भी कर सकता है? करने को तो सब कुछ कोई भी कर सकता है, हाँ, आजकल गूगल है, यूट्यूब है, लेकिन आप हर चीज अगर सीख के करें, वो तो डॉक्टर भी आजकल आप देखें। लाइक मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने ये शेफ किया, तो अब अगर वो आप चाहें कि इटालियन में स्पेशलिटी, तो क्या ये इट्स अ कोर्स, और कि आप एक इटालियन शेफ हैं या आप एक चाइनीज शेफ नहीं, हैं? वो एक कोर्स होता है, वो अभी Okay। जॉर्ज ब्राउन में नहीं है, लेकिन ये कि वो उसका अलग से कोर्स है, आप वो अलग से कर लीजिए। आपको अगर सीखने का शौक है, जैसे इटालियन खाना सीखने का आपको शौक है, तो आप उस कोर्स में एडमिशन लेके सिर्फ इटालियन पे कंसंट्रेट कर सकती हैं। अगर आपको चाइनीज सीखना है तो आप चाइनीज कोर्स में हिस्सा लेके आप उसको सीख सकती हैं। ये आप पे Okay। टोटली आपके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है।
क्योंकि तो मुझे यानी इस इस इधर कोई सर्टिफिकेशन है इस चीज की या सिर्फ नहीं, ये अपनी सिंपल मर्जी? कोर्सेज हैं, ये अपनी मर्जी से है। जॉर्ज हाँ टाउन हाँ। जो देता है वो 2 साल का, जो इनका जो मैंने डिप्लोमा किया है, जिसमें वो हर चीज आपको सिखाते हैं, हर चीज की एक्सपर्टीज देते हैं वो ओके। आपके, फिर वो आप पे डिपेंड करता है आप किस लाइन पे जाना चाहते हैं। तो मुझे तो था कि मुझे जाहिर सी बात है पोर्क और वाइन में तो कुछ भी नहीं बनाना, जॉब तो मैं करती हूँ, लेकिन मेरा अपना रुझान जो था वो मेरे अपने ही खानों की तरफ था, ऑफ पाकिस्तानी खानों की कोर्स। तरफ। तो जाहिर सी बात है वो भी मैंने फिर शुरू किए उन सब चीज़ों के साथ। तो अब ये है कि आप, ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आप क्या करना चाहती हैं आगे। सही। तो आपका आपका जो रुझान यहाँ पे आपका बना तो वह हमारे ही खानों से बना, तो अब मैं यही सवाल करूंगी कि इसके जो आपके हमारे जो अपने देसी खाने, जाहिर है डेफिनेटली उन्होंने आपको हलीम और नहारी तो सिखाई नहीं बिल्कुल भी थी नहीं। कॉलेज ने, वो तो आपने खुद ही अपने अंदर उस चीज को ऐड किया होगा। तो आपने उससे कितना इधर इम्प्लीमेंट किया कि आपने जैसे कहा कि नहारी का गोश्त तो वो तो हमें पता ही था कि नहारी का गोश्त अलग होता है, लेकिन बिरयानी का जैसे आप कह रही हैं कि उसका भी गोश्त अलग होता है, बिरयानी या का तो सीने का किस गोश्त तरह? यूज किया जाता है, जिसमें अच्छा। हड्डी और बोटी का बैलेंस होना चाहिए, जाहिर सी ओके। बात है। और इसी तरह हलीम में मैंने बहुत सारी चीजें खुद ही ऐड ऑन की। जैसे हमारे यहाँ तो हलीम का गोश्त ले आते थे बोटी हाँ बनवा के, लेकिन बिल्कुल। मैंने वैसे नहीं करवाया। अब सारी अच्छा। चीजें मैं अभी तो आपको नहीं बता हाँ सकती। of course, ये तो राज आ जाएगी वरना बाहर तो ओह बहुत दैट्स नाइस, बहुत सारी इंटरेस्टिंग। चीजें मैंने उसमें उसको इम्प्लीमेंट, जब मैंने उनको देखा कि ये इस चीज के लिए ऐसा गोश्त यूज करते हैं, तो वही गोश्त मैंने फिर अपने हलीम में यूज करना शुरू किया। तो उसका रेशा निकल के बहुत अच्छा आया, जो कि पहले इतना अच्छा नहीं आता था। इसी तरह शामी कबाब का मैंने बहुत सारी चीजें सीखी कि ये लोग अपने कबाब जो बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं। क्यों तो गाइस, लग आपको रहा है ना कि हमें इनको अगली दफा जो है वो पूरा एक शो दे देना चाहिए ताकि हम अपने शामी कबाब और हलीम को अच्छा कर सके क्योंकि मुझे तो भाई जनाब वो बहुत ज्यादा भूख सी भी लगने लगी कि इस तरह की शामी कबाब और हलीम की बातें सुन के। लेकिन कौसर, बहुत मजा आया मुझे आपके साथ शो थैंक यू वेरी करके, मच। बहुत अच्छा लगा। आई विश कि ये टाइम और ज्यादा होता, लेकिन थोड़ा सा हमारे वक्त की कमी के बायस, बल्कि शायद आपकी बातें और आपका शो इतना बहुत इंटरेस्टिंग शुक्रिया। था कि बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ शो करके। तो आप ये बताएंगे कि आपको कैसा लगा हमारे साथ शो करके? नहीं, मुझे बहुत मजा आया, वाकतन मुझे बहुत मजा आया। बिल्कुल मतलब घर की तरह से लगा कि हम बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम कोई शो कर रहे हैं मेरे या क्या, मेरे लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं कि जो है मैं बोलती बहुत हूँ, वो लोग बोलते हैं मैं वरना नहीं कहाँ नहीं, बोलती हूँ, बिल्कुल देखिए आप मेरा नहीं माइक बोलती। बार बार हिल जाता है गाइस, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बोलती बहुत कम हूँ लेकिन फिर भी हिल जाता है नहीं मुझे बहुत लेकिन मजा आया, वाकतन मैंने बहुत एंजॉय किया आपके शो को, और आपके साथ आपकी थैंक यू बातों, सो और मच। आपने जिस तरह से पूछा, चीजें पूछी मुझसे और मुझे बताने में वाकतन बहुत मजा आया। थैंक यू तो सो मच। मैं यही कहूंगी हमारी खवातीन को कि स्पेशली जाइए और जाके ये कोर्स कीजिए। कीजिए। इस इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है अच्छे लोगों की, क्योंकि वो बिल्कुल लड़के लड़कियां आते हैं, जाहिर सी बात है वो मेच्योर नहीं होते हैं, ट्रू। तो वो उस लिहाज से नहीं सीखते हैं, या फिर इंडस्ट्री में आके वो बहुत तंग करते हैं शेफ्स को। तो उनको ऐसे अच्छे लोगों की जरूरत है जो रिस्पॉन्सिबल हों, और हमारी यहाँ की खवातीन हैं, खवातीन भी हैं, बिल्कुल बच्चे बच्चियां भी हैं, जाहिर सी बात है। तो मैं खवातीन से ज्यादा कहूंगी कि वो आए इस कोर्स में, इस कोर्स को कीजिए। और हमारे यहाँ तो ये प्रिविलेज है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा खुद कहती है कि आप जाइए पढ़िए किसी भी बिल्कुल उम्र में, ट्रू। हम आपको पढ़ाएंगे। वो बिल्कुल खुद आपको ऑसेप देती हैं, बल्कि ऑसेप के साथ आपको फैसिलिटीज देती हैं कोर्स कवर करने के लिए, बुक्स के पैसे अलग मिलते हैं आपको, हर चीज़ के मिलते हैं। तो आप ज़रूर जाइए, कोर्स ज़रूर कीजिए, और इस कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप प्रोफेशनली जाएंगे किसी भी फील्ड में, किसी भी रेस्टोरेंट में, तो आप यकीन करें कि जिस दिन मेरा पेपर था उसके नेक्स्ट डे मुझे जॉब मिली है। नाइस। मतलब मुझे तक वाकतन मुझे तगो करने की ज़रूरत नहीं है, और अभी भी जहां मैं अप्लाई करती हूँ, आप यकीन करें कि मुझे पहली तो कॉल आ गाइस जाती है। और टीवी मैं 4 ने आपके लिए, हमारे मेहमान ने आपके लिए एक और जॉब अपॉर्चुनिटी खोल दी है। तो प्लीज मेरी बहनों, निकलो, खड़े हो, एज डजेंट मैटर, इज जस्ट अ नंबर। खड़े हो, निकलो, काम करो। और इस से 2 साल का, 2 साल तो यूं गुजर जाते हैं, 2 साल का पता भी नहीं लगता, 2 साल कहाँ चले गए। आप प्लीज अच्छा हमारे लोगों को थोड़ा सा कुछ अपने एक चीज छोटी सी बता दीजिए, मैसेज। मैं अपने उसी मैसेज को कंटिन्यू करूंगी खवातीन के लिए स्पेशली, कि आइए, यहाँ बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जाइए ये कोर्स कीजिए, और यकीन कीजिए कि ये गोरे आपका बहुत ख्याल रखेंगे। अगर आप सिर्फ ये बता देंगी ना कि मैं ये खा नहीं सकती या मैं ये पी नहीं सकती रिलीजियसली, ये नहीं कि मुझे एलर्जी है इस चीज़ से, वो फौरन निकाल देंगे आपको रिलीजियसली अगर आपने बता दिया तो वो आपके रिलीजियस का बहुत ज़्यादा एहतराम कर, तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए। और मुझसे अगर किसी भी चीज़ की या
मदद की ज़रूरत है तो प्लीज़ मैं हाज़िर हूँ, ज़रूर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या मैं फ़ेसबुक पे भी हूँ कौसर ख़ान के नाम से, और जिस तरह से भी मैं आपकी मदद कर सकी तो मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की मदद करके। लेकिन थैंक यू प्लीज़ सो जाइए। मच कौसर, आपका आपने हमें इतनी डिटेल में सारी चीज़ें बताई। ज़रूर इंशाल्लाह मैं आपको फिर किसी प्रोग्राम में फिर ज़हमत बहुत दूंगी, शुक्रिया। आपको बुलाऊंगी और आपसे फिर कुछ ना कुछ पूछूंगी, कुछ नहीं तो बिरयानी ही पूछ चले लूंगी। तो गाइज हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं अपने अगले सेगमेंट के ऊपर। तो कहीं मत जाइएगा, हाथ मत लगाना रिमोटों को, और यहीं रहना, चाय का कप लेके आ जाए। ऑन टीवी 4 हमारे शो, हमारे मेहमान में हमारे साथ हमारी गेस्ट है कौसर खान, जो कि निकलेगी, वो बिल्कुल किचन से बिल्कुल रिलेटेड ही बिल्कुल निकलेगी। बिल्कुल वही निकालिए जो आपके अंदर चले है। मैं यहाँ पे देख बना देती हूँ। अब देखते हैं देग के अंदर के बिरयानी है कि हलीम है, हलीम की देग है कि बिरयानी की देग है, लेट्स नहीं, सी। हलीम ही है, ओह वाओ, क्योंकि मैंने घोटा भी बना दिया है। वाओ नाज़रीन, देखा हमने बैठे बैठाए आपके लिए एक हलीम भी तैयार करा ली। इसके नीचे आग भी लगा देते हैं ताकि पकती हुई वाओ, आपको और टेम्पटेशन हो। जबरदस्त। एक तो मेरी प्रोडक्शन टीम ने ना मुझे ये माइक पकड़ा के मेरे लिए बेचैनी का चीज दे दी है मुझे। चले जी, मैंने इस पे अपना नाम भी लिख दिया, यस प्लीज, नाम भी लिख तो दीजिए आपको और ये हलीम की देग भी लिख दीजिए। चलिए जरा, इससे अच्छी मैं नहीं बना सकती, और आप बिल्कुल भी मत आपने हंसिएगा इसको बनाया देख होगा के। तो डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा ही होगा। वाओ, लुक एट दिस। मुझसे जो आप बनवाएंगी खाने की चीज ही बनेगी, जी जाहिर सी बिल्कुल, बात है। हलीम, हलीम में घोटा भी लग रहा है। तो जी ये हमारी शेफ कौसर, इंशाल्लाह हम आपको जब लास्ट हमारा सेगमेंट होगा उसके अंदर हम, अच्छा तो अब आप इसको थोड़ा सा बताएंगी कि क्यों ये और क्या और किस लिए। मैंने देग यूं बनाई है कि यहाँ कनाडा में देग में कोई भी खाना नहीं बनाता है यस, बेसिकली। तो ये हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी लास्ट ईयर, देगी हलीम, हम्म, और आप यकीन करें इसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला था हमें। और फिर लास्ट ईयर हम पाकिस्तान गए तो वहाँ से हम 6 या 7 देगे लेकर आए ओह वाओ, अपने साथ, और हम हर रिवायती खाना जो है वो इसमें बनाते हैं। बिरयानी, देगी हलीम, देगी कोरमा, देगी निहारी, और आप यकीन करें कि उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। वाओ, मैं खुद मतलब जो चीज़ देगची में बनाती हूँ और जो देग में बनाती हूँ, सेम रेसिपी के साथ दोनों का टेस्ट अलग होता है। चलें स्टूडियो 4 की पूरी टीम की दावत आपकी तरफ। मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। तो हम जब अगली दावत करेंगे तो हम इनको भी बुलाएंगे, ये हमें भी बुलाएंगे, हमारी पूरी टीम जाने वाली है गाइज। तो इनके घर में, इनकी रेस्टोरेंट में, इनके पास जरूर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच कौसर, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया मुझे आपके साथ शो करके, बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह हम फिर आपको जहमत देंगे अपने किसी और प्रोग्राम में, किसी और जगह पे आपका फेस हम दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, नाइस नाइस मीटिंग मीटिंग यू। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे चांस दिया, Thank you. यहाँ बुलाया Thank you और so बहुत much. कुछ पूछा। ओके गाइज, आज का प्रोग्राम हमारा यहीं तक था। हमारे मेहमान से
मुझे अबीर फातिमा को इजाज़त दीजिए। इस टीवी 4 के सामने जमे रहिएगा। हम बहुत सारे शोज आपके लिए लाते रहेंगे। दिस इज द फर्स्ट कैनेडियन साउथ एशियन प्रोडक्शन हाउस जो कि अपना कंटेंट जनरेट करता है, किसी को चोरी नहीं करता। राज की बात है ये। तो यहीं रहिएगा, हमारे चैनल को देखते रहिएगा, हमें अप्रिशिएट करते रहिएगा। जैसा आपने सीजन 1 हमारे मेहमान को बहुत सराहा, उसी तरह से मैं आपकी उम्मीद करती हूँ कि सीजन 2 को भी आप सराहेंगे। मैं आपके लिए गेस्ट लाती रहूंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टीवी 4 से अबीर फातिमा को हमारे मेहमान की टीम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजीरी जवानी कहीं। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे कनाडा के लोग। मैं हूं आपका सलमान अली, इंडियन आइडल 10 का विनर। मैं जब लास्ट ईयर आप लोगों के पास कनाडा जब आया था कॉन्सर्ट करने के लिए, तो आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था, बहुत सारी दुआएं दी थी एंड बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार दिया था। मैं एक बार फिर आप लोगों के पास एक लाइव ऑनलाइन कॉन्सर्ट लेके आ रहा हूँ, जिसका नाम है ओनली ऑन स्टूडियो 4 प्रेजेंट स्ट्रिंग्स कनेक्शन, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान विद सलमान अली। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे फिर से उतना ही प्यार देंगे जैसे हमेशा आप मुझे प्यार देते हो। और बस मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप लोग भी मेरे साथ एक्साइटेड है तो हो जाओ तैयार। सो मिलते हैं गाइस बहुत जल्द ऑनलाइन लाइव कॉन्सर्ट। सी यू सून गाइस। राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान के लोग, राजस्थान का स्वर। आज तो तुम सलमान अली नहीं हो, सलमान अली सर। गाना कौन से पिच का था, कौन से पिच में लेके गए गाने को? सलमान, ये सिर्फ आपके लिए है। मैंने इतना हाई गाने वाला बंदा जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा। साथी पाया तेरा सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, और वो मैं आपसे नहीं बोलूंगी, वो मैं गणपति बप्पा से बोलूंगी। मैं कहूंगी बप्पा थैंक यू सो मच हमें सलमान अली जैसा महान सिंगर दे। दिखते हैं इतने मतलब आराम से यंग बॉयज कम हियर, और जब आप आलाप लेते हैं व्हाट पावर इन दैट वॉइस, इट्स अमेजिंग। सलमान, आपकी आवाज में जो है एक देसीपन है। ऐसा लगता है कि देश के दिल से जो धड़कन निकलती है उसकी आवाज ऐसी होती है। तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए, एक बार जोरदार तालियां। वो है सलमान अली। Let's go! Thank you.